नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस टॉपिक में एसी थ्योरी से संबंधित प्रश्न है और एसी थ्योरी से संबंधित प्रश्नों का एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। इस टॉपिक में एसी थ्योरी के जो टॉपिक्स है वो है रेजोनेंस, आरएलसी सर्किट, पावर फैक्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। आरएमएस मान और इनसे संबंधित पहले एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे। सभी प्रश्न आप लास्ट तक जरूर देखें और दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चलिए प्रश्नों से शुरू करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है कि किसी कॉइल में धारा का मान 50 एम्पियर है और 0.5 सेकंड में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। कॉइल में इंडक्टेंस का मान 10 हेनरी हो तो प्रेरित ईएमएफ की गणना कीजिए। यानी प्रश्न अपन से ये पूछा जा रहा है कि एक कॉइल में धारा का मान 50 एम्पीयर, 5 सेकंड में धारा की दिशा परिवर्तित हो गई, इंडक्टेंस 10 हेनरी है, तो प्रेरित ईएमएफ की गणना करो। देखिए कुंडली में प्रेरित ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है उसे ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है E बराबर L इंटू डी आई अपॉन डी टी, यानी इंडक्टेंस इंटू धारा के मान में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। अब देखिए इंडक्टेंस अपन को दे रखा है 10 हेनरी, कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ समझने वाली चीज़ ये थी कि धारा के मान में परिवर्तन कितना था। तो ध्यान से सुनिएगा, धारा का मान 50 एम्पियर है और 0.5 सेकंड में धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यानी अगर 50 एम्पियर प्लस में धनात्मक शिखर मान पर थी तो वो माइनस में 50 एम्पियर पर हो जाती है 0.5 सेकंड में। इसलिए धारा में परिवर्तन कितना हुआ, टोटल 100 एम्पियर का हुआ। ये बात आपको समझने वाली थी क्योंकि वो 50 एम्पियर जब प्लस में थी तो 50 एम्पियर माइनस में हो जाती है, क्योंकि प्रश्न में यही कहा गया है कि धारा की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बहुत अच्छी चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। तो इंडक्टेंस 10 हेनरी है, धारा के मान में जो परिवर्तन हुआ वो 100 एम्पियर का हो गया और समय हमें दिया गया था 0.5 सेकेंड। जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा 2000 वोल्ट। तो बी उत्तर कर देंगे, 2 किलो वोल्ट इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में आरोपित वोल्टेज और बैक ईएमएफ में फेज अंतर कितना होता है। देखिए सीधी सी बात है, हम ये जानते हैं इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज से लैगिंग होती है, यानी धारा जो होती है वो आरोपित वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि धारा 90 डिग्री तक चल क्यों नहीं पा रही थी। इसका कारण वो बैक ईएमएफ ही था। कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था वो धारा को नहीं चलने दे रहा था। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो इंडक्टर की वोल्टेज जो होती है उसके बराबर तो होता है, परंतु विपरीत दिशा में होता है। यानी इन दोनों के मान एक बराबर होते हैं लेकिन काम करने की दिशा एक दूसरे के विपरीत। इसलिए दोनों के बीच में फेज अंतर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। यानी शुद्ध इंडक्टिव सर्किट में आरोपित वोल्टेज और बैक ईएमएफ दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री फेज अंतर पर होते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध कैपेसिटर में यानी करंट और वोल्टेज के बीच संबंध पूछा गया है जब प्योर कैपेसिटर हो या ओनली कैपेसिटर हो। तो देखिए प्योर कैपेसिटर के बारे में आपको दो बातें ध्यान रखनी होती है। एक तो ये ध्यान रखनी थी कि जो कैपेसिटर की करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करती है, या फिर दूसरी भाषा हम ये भी कह सकते हैं कि कैपेसिटर की जो वोल्टेज होती है वो करंट से 90 डिग्री लैग करती है। यानी वोल्टेज जो होती है वो पीछे और धारा जो होती है वो आगे चलती है। तो इस प्रश्न के हिसाब से देखिए हमें करंट लीडिंग का कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा कि बी कर देंगे कि वोल्टेज जो है वो धारा से 90 डिग्री लैगिंग होता है। बी उत्तर हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज धारा से पीछे चल रहा है, मतलब ये हो गया कि धारा वोल्टेज से आगे चल रही है। दोनों में बात एक ही होती है। अगर यही चीज़ अपन से शुद्ध इंडक्टर के बारे में पूछ ली होती तो फिर ये कह देते कि वोल्टेज जो होता है वो धारा से 90 डिग्री लीडिंग होता है, यानी सी उत्तर कर देते। अगर प्योर इंडक्टर के लिए पूछा होता, क्योंकि धारा लैगिंग होती है तो वोल्टेज पिच आगे हो जाती, तो सी उत्तर कर देते, यानी वोल्टेज जो होती है वो धारा से 90 डिग्री लीड कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक RLC सीरीज सर्किट में प्रतिरोध का मान 6 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL का मान 10 ओम और XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 18 ओम हो तो
परिपथ की प्रतिबाधा का मान कितना होगा। देखिए RLC सीरीज सर्किट में Z ज्ञात करना है और सबसे आसान सूत्र होता है, आई थिंक सबको याद भी होगा, सूत्र होता है R² और प्लस लगाते हैं, फिर XL सार्वनुपात XC करते हैं और इनकी होल स्क्वायर करके दोनों का अंडर रूट निकाल देते हैं। देखिए इस XL और XC के सार्वनुपात का मतलब ये होता है कि बड़ी में से छोटी संख्या घटानी है, यानी दोनों का पहले अंतर करना है, फिर उनका स्क्वायर करना है, उनका वर्ग करना है। ऐसे नहीं कि पहले दोनों का वर्ग कर दें और फिर घटा रहे हैं, नहीं, उत्तर गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले दोनों को घटाना, एक दूसरे में से अंतर करेंगे और अंतर का स्क्वायर करेंगे। जैसे XL 10 था और XC 18 था, तो दोनों का अंतर 8 आया, तो हमें 8 की स्क्वायर करनी होगी। तो इस प्रश्न का कैसे हल हो जाएगा, R² यानी प्रतिरोध का मान 6 ओम दिया हुआ था, इसकी स्क्वायर करेंगे तो वो हो गई 36, और XL और XC का अंतर करेंगे तो 10 में से 18 घटा देंगे, 8 रह गया, और 8 की स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 64 यानी 64। दोनों को जोड़ा तो 100 हो गया, और 100 का अंडर रूट निकालते हैं तो उत्तर आता है 10, यानी इस परिपथ में जो इम्पिडेंस का मान होगा वो कितना हो जाएगा, 10 ओम कर देंगे, उत्तर ए होगा। नेक्स्ट देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि डीसी सप्लाई पर, है ना, डीसी सप्लाई पर XL और XC में संबंध पूछे गए, है ना। तो XL और XC बराबर दिया है, XL मोर देन XC दे दिया, XL XC दोनों 0 दे दिया, और XL लेस देन XC भी दे दिया, है ना। तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी थी यहाँ पर कि XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है और XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, और हम सब जानते हैं कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है यानी XL वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो XC होता है वो फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब डीसी सप्लाई पर फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, यानी वहाँ पर XL का मान तो होगा 0 और XC का मान होगा अनंत यानी इनफाइनाइट होगा। तो जब XL 0 हुआ, XC अनंत हुआ, तो दोनों में क्या संबंध हुआ कि XL की बजाय XC का मान क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे डी, ऑप्शन ये होगा कि XL जो है वो लेस देन होगा XC से, यानी XC का मान ज़्यादा और XL का मान कम, क्योंकि XL 0 है और XC अनंत है। अगला प्रश्न है कि पावर फैक्टर इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी पावर फैक्टर को हम कैसे कैसे सुधार सकते हैं। तो देखिए ए ऑप्शन ये दिया कि स्टैटिक कैपेसिटर द्वारा, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। स्टैटिक कैपेसिटर से अपन सुधार सकते हैं, और कैपेसिटर की रेटिंग किस में होनी चाहिए, kVAr में, और लोड के समांतर में इसको लगा दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया सिंक्रोनस कंडेंसर, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, और ये होती है ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर, और ये भी kVAr में होती है। देखिए एक ऑप्शन और होता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं फेज एडवांसर, और हिंदी में कहते हैं फेज संशोधक, यानी फेज में जो संशोधन कर सके, तो ये भी पावर फैक्टर सुधारने के ऑप्शन ही होते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे डी, क्योंकि पावर फैक्टर सुधारने के लिए 3 ऑप्शन अब सही हो गए। कौन कौन से, स्टैटिक कैपेसिटर भी सही हो गया, सिंक्रोनस कंडेंसर भी है, और फेज संशोधक भी है। नेक्स्ट है कि चित्र को देखकर प्रश्न संख्या 7 से 10 तक उत्तर दीजिए, यानी आपको एक डायग्राम दिया है, करंट वोल्टेज की वेव दर्शाई गई है, और इस वेव फॉर्म को देखते हुए 7 से लेकर 10 तक प्रश्नों का हमें उत्तर देना था। देखिए 7वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर कितना है। तो शायद वेव अपन सब ने देख ली होगी आराम से। देखिए जब वोल्टेज अपने शिखर पर पहुंच रहा है ना, तब धारा 0 पर ही है। हम देख रहे हैं कि जब धारा शिखर पर पहुंची तब तक वोल्टेज अपना आधा चक्र पूरा कर चुका है, यानी इसका मतलब ये हुआ है कि करंट जो है वो वोल्टेज से, एक तो ये हो गई कि पीछे है, लैगिंग है, और दूसरा कितने डिग्री पीछे है, तो 90 डिग्री पीछे है। हमें ये स्पष्ट उससे वेव को देख के हुए समझ में आ रहा है। तो इस 7वें प्रश्न का उत्तर अपन क्या कर देंगे, बी कर देंगे कि करंट और वोल्टेज के बीच में फेज अंतर कितना है, 90 डिग्री। अब 8वां प्रश्न ये है कि परिपथ का पावर फैक्टर कितना होगा। अब देखिए इसके 2 तरीके होते हैं प्रश्न का उत्तर देने का। हमें अगर फेज अंतर पता लग गया तो पावर फैक्टर में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि पावर फैक्टर जो होता है वो कोस थीटा के मान पर ही होता है, और कोस का जो थीटा है वो कितना, 90 डिग्री। अभी ऊपर वाले प्रश्न का हमने जवाब दिया, और कोस 90 जो होता है इसका मान होता है 0, यानी परिपथ का पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, 0, यानी ये पावर फैक्टर 0 होगा। इस प्रश्न का 8वें का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वोल्टेज के सापेक्ष धारा में क्या संबंध है, यानी वोल्टेज किससे तुलना करें तो धारा आगे चल रही है, पीछे चल रही है एक साथ, तो स्पष्ट बात है धारा पीछे चल रही है। डायग्राम को एक बार और दोबारा देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो, यानी धारा जो है वो वोल्टेज से कहाँ चल रही है,
पीछे चल रही है और वो भी 90 डिग्री चल रही है, तो इस प्रश्न का उत्तर अपन ए कर देंगे, यानी करंट जो है वो लेगिंग है। अगला प्रश्न है कि परिपथ किस प्रकार का है, यानी ऐसे परिपथ कौन से होते हैं। देखिए, करंट वोल्टेज से पीछे चलती हो वो इंडक्टिव सर्किट होता है, और दूसरा 90 डिग्री जब चलती हो तो वो शुद्ध इंडक्टिव होता है। यानी इस प्रश्न का अपन उत्तर क्या कर देंगे, ए उत्तर कर देंगे कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है। ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव परिपथ नहीं करेंगे क्योंकि धारा 90 डिग्री पीछे चल रही थी, है ना। और शुद्ध कैपेसिटिव तब होता जब धारा 90 डिग्री आगे होती। तो इस 10वें प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ए, कि जो परिपथ है वो शुद्ध इंडक्टिव प्रकार का है। तो ये वेव फॉर्म थी, इसको देख के वे 4 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए अगला प्रश्न 11वां क्या पूछा जा रहा है अपन से कि कैपेसिटर और इंडक्टर का समय नियतांक का सूत्र क्या है। इन कैपेसिटर और समय नियतांक टाइम कांस्टेंट ज्ञात करना था। देखिए टाइम कांस्टेंट की परिभाषा दोनों की बिल्कुल सेम होती है, और परिभाषा ये होती है कि दोनों अपने अंतिम मान का 63.2% जब इंडक्टर धारा ग्रहण कर लेता है और कैपेसिटर वोल्टेज ग्रहण कर लेता है तो वो इनका समय नियतांक माना जाता है। कैपेसिटर का समय नियतांक R/C होता है और इंडक्टर का समय नियतांक L/R होता है। यानी एक में तो कैपेसिटर जो है उसके साथ तो रेजिस्टेंस गुना में होता है और इंडक्टर जो है उसके साथ रेजिस्टेंस भाग में होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे C, यानी R/C और L/R। अगला प्रश्न ये है कि इंडक्टेंस क्या होता है। इंडक्टेंस की परिभाषा पूछी गई है। देखिए इंडक्टेंस ये होता है कि जब भी हम किसी कॉइल को प्रत्यावर्ती प्रकार की यानी इस प्रकार की धारा सप्लाई से संयोजित करें जिसकी वोल्टेज और धारा के मान में परिवर्तन होते हो, तो इंडक्टर यानी कुंडली जो होती है वो धारा के मान में होने वाले परिवर्तनों का विरोध करती है और उसको हम इंडक्टेंस कहते हैं, और ये हेनरी में मापा जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर तो बी हो जाएगा कि धारा परिवर्तनों का विरोध। लेकिन इसके और ऑप्शन जो है वो भी देख लीजिए अपन क्या करते हैं। उत्तर डी दे रखा है वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध, तो ये कैपेसिटी होती है, ध्यान रखना। यानी कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज परिवर्तनों का विरोध करता है और इंडक्टर जो होता है वो धारा परिवर्तनों का विरोध करता है। तो बी और डी उत्तर का हो गया। अब इधर से देखो ए और सी का क्या होगा। तो ए ऑप्शन कह रहे हैं धारा प्रवाह का विरोध। धारा प्रवाह का विरोध जो होता है वो इंडक्टर अगर करता है तो XL यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर अगर धारा प्रवाह का विरोध करता है तो वो XC होता है। सी ऑप्शन ये कह रहा है कि कॉइल में EMF प्रेरित हो जाना। कॉइल में जो EMF प्रेरित होता है उस प्रक्रिया को हम इंडक्शन कहते हैं, प्रेरण क्रिया कहते हैं। और ये प्रेरण क्रिया दो तरह की होती है, यानी सेल्फ इंडक्शन भी हो सकता है और म्यूचुअल इंडक्शन भी हो सकता है। तो ये इसके चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि समांतर RC सर्किट में प्रतिरोध का मान 3 ओम और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान 4 ओम हो तो परिपथ का इम्पीडेंस कितना होगा। देखिए समांतर में जब RL या RC सर्किट हो तब Z ज्ञात करने के लिए जो सूत्र लगता है वो श्रेणी क्रम के जैसा नहीं होता, कुछ अलग होता है। सूत्र ये होता है कि R × XC बटे R² प्लस XC² का रूट। यानी नीचे जो अपन योग करके लिखते हैं वो राशियों का सदिश योग होता है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना था। यानी सूत्र तो DC प्रतिरोधकों की तरह ही हो गया, R1 × R2 बटे R1 प्लस R2, बट डिफरेंस इतना सा है कि जो हमने यहाँ पर योग किया है ना वो सदिश योग है, बीजगणितीय योग नहीं। अब देखिए इस मान के अनुसार R जो है वो 3 है और C जो है वो 4, यानी 3 × 4, और 3 और 4 का ये जो वेक्टर योग करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5, है ना। 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो उत्तर आए 12 और इसमें भाग देना है 5 का, उत्तर आ जाएगा 2.4। यानी इस प्रश्न का अपन उत्तर क्या कर देंगे, C 2.4 ओम इम्पीडेंस का मान होगा। किस सर्किट में, समांतर RC सर्किट में। अगला प्रश्न है कि एक RLC सर्किट में यदि XL का मान XC से अधिक हो तो सीरीज और समांतर RLC सर्किट में प्रतिबाधा की प्रकृति कैसी होगी। यानी RLC सर्किट है सीरीज और समांतर दोनों में, जहां XL का मान XC से यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अधिक है, तो परिपथ में जो फाइनली प्रकृति होगी या पावर फैक्टर जो होगा वो किस प्रकार का होगा। यानी लैगिंग होगा कि लीडिंग होगा, या परिपथ इंडक्टेंस के जैसा अधिक काम करेगा या कैपेसिटेंस के जैसा अधिक काम करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी होगी। एक होता है RLC का सीरीज सर्किट और एक होता है RLC का समांतर सर्किट। अब हमें यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि सीरीज में
अगर XL ज़्यादा और XC कम होगा तो क्या होगा। देखिए धारा तो दोनों में बराबर चलती है श्रेणी क्रम में हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, करंट का मान तो IL और IC का मान तो बराबर होगा, इसलिए परिपथ की प्रकृति उनसे तो डिसाइड हुई नहीं। तो ये हम जानते हैं कि सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप जो होती है वो अलग अलग होती है। अब वोल्टेज ड्रॉप को कौन कैसे प्रभावित करेगा तो वो देखिए सीरीज में जब XL का मान XC से अधिक हो तो इंडक्टर पर वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटर की वोल्टेज ड्रॉप से अधिक होगी, यानी इंडक्टर पर ड्रॉप अधिक होगी तो देखिए परिपथ जो होगा वो इंडक्टिव प्रकार का अधिक हो जाएगा। अब यही चीज़ अगर अपन समांतर के लिए बात करें कि XL का मान अगर XC से ज़्यादा हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर वोल्टेज यानी VL और VC का मान तो बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि समांतर सर्किट था। लेकिन IL और IC यानी इंडक्टर की धारा और कैपेसिटर की धारा जो है ना वो अलग अलग नहीं हो सकती है ना। और इनका मान कैसे होगा तो देखिए जब इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान यानी XL का मान ज़्यादा है ना तो XL की धारा क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वोल्टेज तो समान थी, इसलिए जिसका ज़्यादा विरोध हो रहा है धारा उसी की क्या होगी, कम। यानी यहाँ पर कैपेसिटर की धारा अधिक हो गई जबकि इंडक्टर की धारा कम। तो तुलनात्मक रूप से समांतर सर्किट तो हो गया कैपेसिटिव प्रकार का और सीरीज सर्किट जो है वो हो गया इंडक्टिव प्रकार का। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। देखिए जब XL और XC बराबर होता है तब सीरीज में VL VC बराबर हो जाएगा, IL IC तो ऑलरेडी बराबर होता ही है। अगर समांतर में XL XC बराबर हो तो VL और VC तो पहले से ही बराबर होता ही है, चाहे XL XC बराबर हो या ना हो। लेकिन जब XL XC बराबर हुआ तो धाराएं भी बराबर हो गई, इसलिए परिपथ में प्रतिघात का नाम शून्य हो जाता है और सर्किट रेजोनेंस कहलाता है। लेकिन अगर XL और XC कम या अधिक हो जाते हैं तो क्या होगा, वो आप दोबारा सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इंडक्टर पर ड्रॉप अधिक होगी श्रेणी क्रम में, इसलिए परिपथ इंडक्टिव प्रकार का हो जाएगा और समांतर क्रम में इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होने के कारण कुंडली की धारा कम होगी, इसलिए वो कैपेसिटिव प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर अपन ये करेंगे ए ऑप्शन कि सीरीज सर्किट जो है वो तो इंडक्टिव प्रकार का होगा और समांतर सर्किट है जो वो कैपेसिटिव प्रकार का होगा। तो फ्रेंड्स इसी प्रश्न में मान लीजिए अपन से उल्टा पूछ लिया जाता, XL की बजाय अगर XC का मान ज़्यादा होता तो फिर सर्किट उल्टा हो जाता, सीरीज वाला कैपेसिटिव हो जाता और समांतर वाला इंडक्टिव हो जाता। ये आप देखिए दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, RLC सर्किट है तब। सीरीज में तो आप ये देखो कि VL और VC में किसका मान अधिक है, क्योंकि IL IC तो बराबर होनी है। अगर समांतर सर्किट की बात करें तो फिर वहाँ पर तो VL और VC का मान तो बराबर होना ही है। फिर अपन ये देखेंगे कि IL और IC में से किसका मान अधिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी रेजोनेंस सर्किट में परिणामी प्रतिघात कितना होगा। देखिए इस प्रश्न पर अभी अपन ने बात करी है। रेजोनेंस सर्किट का मतलब ये होता है कि जिस परिपथ में इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाते हो, परिपथ रेजोनेंस कहलाता है। यानी XL और XC का मान बराबर हो जाए तो देखिए सीरीज में VL और VC बराबर होंगे और समांतर में IL और IC बराबर होंगे, इसलिए परिपथ का परिणामी प्रतिघात जो होगा ना वो 0 होगा। किसी प्रकार का कोई प्रतिघात नहीं है और परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति कहलाता है। फेज अंतर 0 डिग्री होता है, करंट और वोल्टेज इन फेज चलेगी और परिपथ का पावर फैक्टर सदैव इकाई होगा। यानी रेजोनेंस परिपथ में XL XC VL VC IL IC सब बराबर होते हैं। करंट वोल्टेज इन फेज चलती है, परिपथ शुद्ध प्रतिरोधी की भांति व्यवहार करता है और फेज अंतर 0 डिग्री होगा और पावर फैक्टर इकाई होगा। अगला 16वां प्रश्न है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी पर सीरीज और समांतर सर्किट का प्रतिघात क्रमशः कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स ये 14वें प्रश्न का सेम टू सेम वही प्रश्न है, दोबारा लिख दिया था। देखिए जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी होगी तो सबसे पहले आप ये देखो क्या होगा, तो XL जो है वो XC से ज़्यादा होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर XL बढ़ता है और XC घटेगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। यानी सिचुएशन सेम आ गई कि XL XC से अधिक हो तो क्या होगा। तो अभी ऊपर के प्रश्न में हम देख के आए थे इंडक्टिव और कैपेसिटिव प्रकार के होते हैं, तो इस प्रश्न में बी ऑप्शन में दिया हुआ था, इनका उत्तर भी कर देंगे। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है कि एक RC सर्किट में जहां R का मान 4 मेगा ओम है और C कैपेसिटर का मान 5 माइक्रोफेरेड है तो इसका समय नियतांक कितना होगा। फ्रेंड्स कैपेसिटर का समय नियतांक पूछा है। अभी ऊपर के देखिए 11वें प्रश्न में हमने आपको हल करवाया था इंडक्टर और कैपेसिटर का समय नियतांक। देखिए यहाँ से कैपेसिटर का समय नियतांक अपन ने लिखा था R × C, तो सब समझ गए होंगे। R का मतलब होता है प्रतिरोध का मान कितना था और C का मतलब है कैपेसिटी का मान कितना था। देखिए इस प्रश्न में R अपन को 4 मेगा ओम दिया हुआ था, तो मेगा में 10 की पावर 6 होती है।
और सी के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 5 माइक्रोफेरेड दिया हुआ था। माइक्रोफेरेड में 10 की पावर -6 होती है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना था। देखिए प्लस की 6 से माइनस की 6 कट जाएगी और उत्तर आ जाएगा 20। समय अंतराल सेकंड में होता है तो 20 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। यानी इस 17वें प्रश्न का उत्तर अपन कर देंगे सी, 20 सेकंड इसका उत्तर होगा। अगला देखिए 18वां क्वेश्चन है कि 5 हेनरी और 6 हेनरी के 2 इंडक्टर एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के, ये प्रश्न थोड़ा सा कट गया है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिए भाई। 5 हेनरी और 6 हेनरी की 2 इंडक्टर एक दूसरे के विरोधी स्वभाव की है तथा वो इनके मध्य 5 हेनरी का अन्योन्य प्रेरण, यानी इनके बीच म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो 5 हेनरी का है। तो कुल इंडक्टेंस की गणना करो, यानी टोटल इंडक्टेंस कितना होगा अपन से ये पूछा गया है। तो देखिए इस प्रश्न में हमें ये नहीं बताया गया कि सीरीज था कि समांतर था, तो अब ये प्रश्न सीरीज के लिए बनाया गया था। यानी 5 हेनरी और 6 हेनरी के 2 इंडक्टर एक दूसरे के विरोधी स्वभाव की यार सीरीज में जुड़ी हुई है, आपको इतना ध्यान रखना था। तो देखिए इससे अपन कैसे करेंगे प्रश्न को हल। देखिए सीरीज और समांतर के लिए क्या होता है कि टोटल इंडक्टेंस, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा हो तो ज्ञात करने का एक सूत्र होता है भाई, आप सबको ध्यान रखना था। देखिए जब एक दूसरे के विरोधी स्वभाव की हो तब सूत्र होता है L1 + L2 -2 × M। M का मतलब है म्यूचुअल इंडक्शन यानी अन्योन्य प्रेरण। देखो अगर ये होता दोनों एक दूसरे के स्वभाव सहयोगी स्वभाव की, तब तो हो जाता प्लस का निशान यहाँ पर, यानी L1 + L2 + 2M हो जाता। लेकिन जब दोनों एक दूसरे के विरोधी स्वभाव की है तब यहाँ पर निशान किसका होगा, माइनस का। L1 पहली हेनरी 5 है, दूसरी 6 हेनरी है, -2 × म्यूचुअल इंडक्शन करेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन 5 था। देखिए 5 × 10 करेंगे, 5 × 2 करेंगे तो 10 हो गया, और 5 + 6 11, घटाया तो उत्तर आया 1 हेनरी। यानी इस 18वें प्रश्न का उत्तर होगा A 1 हेनरी। अगर ये एक दूसरे के विरोधी स्वभाव के होते, सहयोगी स्वभाव के होते तब जुड़ जाता और 21 हेनरी इनका उत्तर हो जाता। इसी तरह समांतर में भी आता है, उस पर भी प्रश्न बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजोनेंस परिपथों का पावर फैक्टर कितना होता है। तो देखिए इस प्रश्न पर तो अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। रेजोनेंस का मतलब होता है XL और XC बराबर होना, इसलिए परिपथों में Z और R बराबर होते हैं। और पावर फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र सीरीज में R/Z होता है, समांतर में Z/R होता है। अब अपन कैसे भी इनको हल करें उत्तर हमेशा कितना आएगा, इकाई आएगा। यानी रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंट हो या समांतर रेजोनेंट हो, रेजोनेंस परिपथों का पावर फैक्टर हमेशा कितना होता है, इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 माइक्रोफेरेड के 100 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में संयोजित है, कुल कैपेसिटी कितनी होगी। देखिए आसान सा प्रश्न है, शायद सभी जानते होंगे। श्रेणी क्रम में कैपेसिटी घटती है और जब सभी कैपेसिटर बराबर मान के हो तो कुल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है C/N। C का मतलब होता है एक कैपेसिटर की कैपेसिटी और N का मतलब होता है कैपेसिटरों की संख्या। अब 100 माइक्रोफेरेड के 100 ही जुड़े हुए थे तो उत्तर आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। अपन इस प्रश्न का उत्तर कर देंगे C। अगर यही कैपेसिटर समांतर में होते तब सूत्र होता C × N, यानी समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है तो उत्तर हो जाता 10,000 माइक्रोफेरेड। ए ऑप्शन कर देते। यानी श्रेणी क्रम के लिए C है, घटेगी कैपेसिटी, समांतर में कैपेसिटी बढ़ती है तो इसका उत्तर ए हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर RLC सर्किट में IR यानी रेजिस्टर की धारा 15 एम्पियर, IL यानी इंडक्टर की धारा 45 एम्पियर और कैपेसिटर की धारा IC का मान 25 एम्पियर हो तो परिपथ की कुल धारा का मान कितना होगा। देखिए समांतर सर्किट में टोटल धारा ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है IR की स्क्वायर, यानी रेजिस्टर की धारा जो थी उसका। दूसरा जो आता है वो आता है दोनों करंट। तो जो प्रतिघाती धाराएं होती है उनका हमें पहले अंतर करना होता है, फिर उनका वर्ग करना होता है और फिर फाइनली इन सब का हम अंडरूट कर देते। यानी IL और IC का हमें अंतर करके उनका वर्ग करना होता है, जैसा कि सीरीज में हमने प्रतिघात के लिए XL और XC का किया था। तो देखिए इस प्रश्न में अपन को IL और IC का मान कितना दिया। जो IL है वो 45 यानी 45 थी और IC जो है वो 25 एम्पियर दी थी। तो दोनों का अंतर कितना आया 20। यानी हमें यहाँ पर वर्ग किसका करना है, स्क्वायर किसका करना है, 20 का स्क्वायर करना है। और IR जो है वो 15 एम्पियर है, स्पष्ट ही दे रखी थी। यानी 15 एम्पियर की स्क्वायर करनी है, 20 एम्पियर की स्क्वायर करनी है
दोनों को जोड़ेंगे और उनका अंडर रूट निकाल देंगे। देखिए 15 की स्क्वायर होती है 225 और 20 की स्क्वायर होती है 400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 625 और 625 का जब अपन रूट निकालते हैं तो 25 हो गया। अब कुल धारा थी तो एम्पीयर इकाई लगा देंगे, यानी परिपथ में टोटल करंट का मान कितना होगा 25 एम्पियर। इस प्रश्न का उत्तर क्या कर देंगे अपन, ए हो जाएगा।